Hello friends, my name is Kalpesh Pratap Singh. As you know, Agnipath scheme about. If you don't know, you can visit my channel Jazzy Defense Warriors. There is a brief description on the Agnipath scheme. आप लोग को जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी अग्निपथ स्कीम के लिए एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए हमारी एयरफोर्स ने एयरफोर्स की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स पे नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। तो आप सभी वहां से जा कर के अपने एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए और अपने कैरियर को सेट करने के लिए वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये अग्निपथ स्कीम इट इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सर्व आवर नेशन एज अ इंडियन आर्म फोर्सेस। सो फॉर द इंडियन एयरफोर्स यू नो दैट फर्स्ट पहले की एग्ज़ाम होंगे, रिटन एग्ज़ाम, उसमें मैथ, फिजिक्स और जीएस और रीजनिंग के से क्वेश्चन आएंगे जैसा कि आपको पता होगा। तो हम इस माध्यम से एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो एयरफोर्स में फिजिक्स के लिए मैं कल्पेश प्रताप सिंह आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा और 26 जुलाई को आपके एग्ज़ाम होंगे। तो फिजिक्स के लिए आपको सिलेबस अगर नहीं पता हो तो सिलेबस जैजी डिफेंस वॉरियर चैनल पे डाल दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो पहला उसमें चैप्टर आता है न्यूटन्स लॉ एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको जो पता होगा न्यूटन्स लॉ एक महान वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था, जिन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की थी। तो न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड हमें 3 लॉ दिए थे, जो कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन implies that things cannot stop or change direction all by themselves, and it requires some force from the outside to cause such a change. This property of massive bodies. न्यूटन ने अपने पहले नियम में क्या बताया कि जो भी वस्तुएं स्टार्ट नहीं है वो अपने एक पोजीशन पर फिक्स हैं और वो बॉडीज़ तब तक अपने पोजीशन पर फिक्स रहेंगी जब तक कि उस पर से कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं, तब तक वो अपने सेम पोजीशन में, पुराने पोजीशन में रहेंगी, जैसा कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था। इसमें यदि वो बॉडी मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहेगी, और वो यदि स्टॉप है तो स्टॉप ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो न्यूटन का यह पहला लॉ जो बताता है ये इनर्शिया लॉ भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड इसको हम लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहा जाता है, गैलीलियो लॉ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बताया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म motion will continue to be at rest or uniform motion until and unless a net external force act on it. इसमें बताया है कि जब तक हम उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वह बॉडी अपने प्रीवियस पोजीशन में ही रहना चाहेगी। और आगे आप देखेंगे द क्रूशल पॉइंट हियर इज दैट इफ देयर इज नो नेट फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट वेलोसिटी लगी है तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा, और अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही आ जाता है। और जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ फोर्स। जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
तो उसकी पोजीशन एक जगह पे फिक्स है, और जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगाते हैं, जैसे कि ये फुटबॉल में लगाया गया है, तो वो जो वो तो वो अपने फिर से अपने मोशन में आ जाती है, और वो अपने पोजीशन से हट जाती है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है, जो कि आप उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसा कि हम आपको बताते हैं। जैसे यदि उसका हम मोशन वाला एग्जाम्पल देखेंगे, तो जब आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि जब वो अचानक से ब्रेक लेती है, तो आप उसमें आगे की तरफ धक्का खाते हैं। जैसा यह उसके मोशन का एग्जाम्पल है कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है, तो वह मोशन में ही रहना चाहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप तो मोशन में थे और आप गाड़ी के साथ थे, तो गाड़ी तो मोशन में थी, गाड़ी रुक गई, लेकिन आप उस टाइम पे एट दैट इमीडिएट टाइम आप मोशन में होते हैं। तो जब आप मोशन में होते हैं और गाड़ी रुक जाती है, तो आपकी बॉडी जो है वो रुकना नहीं चाहती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। और इसके और अगर हम इसके रेस्ट का एग्जांपल देखें, तो जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं गाड़ी में, और गाड़ी अचानक से जब चल पड़ती है, तो आप पीछे की तरफ धक्का खाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप तो बैठे थे, और आपके बैठे रहने से आपकी बॉडी रेस्ट में थी, और आप जिस व्हीकल में बैठे थे वो भी रेस्ट में था। और जैसे ही आप रेस्ट से आपका व्हीकल रेस्ट से आगे बढ़ जाता है और वो मोशन में आ जाता है, लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो आप पीछे की तरफ धक्का खाते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डस्टिंग अ कारपेट। जब आप कंबल को जोर से झटकते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो उसमें से जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, आपका कंबल के झटकने से वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल जो हैं वो वहीं पे एक जगह पे फिक्स रहते हैं। तो वो फिक्स रहना चाहते हैं, और आप कंबल मोशन में आ जाने से वो इमीडिएट टाइम वहाँ पर गिर जाते हैं। जैसे इस तरीके से वो आपका कंबल के डस्ट जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ के बाद हम चलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या बताया था कि जब दो मैसिव बॉडीज होती हैं, जब और हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से दोनों मास और एक्सेलरेशन के इक्वल प्रोडक्ट के बराबर होती हैं। ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma, ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला। ये आता कहाँ से है, तो हम देखेंगे कि सेकेंड लॉ में बताया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये आता है डी एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। तो जब हम इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू M इंटू वी एंड सो जब हम P की वैल्यू रखते हैं, तो ये आता है F इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी। F इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी। जब हम इसको आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम देखते हैं m जो होता है वो कांस्टेंट होता है,
तो F इज इक्वल टू आता है m dv अपॉन dt। आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू a होता है। तो यहाँ से आता है F इज इक्वल टू m इंटू a। यही होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जब हम किसी भी मैसिव बॉडीज़ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके मास और उस पर लगे एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। न्यूटन सेकेंड लॉ यही बताता है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि जब हम फुटबॉल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका जो नेट फोर्स होता है वो उसके मास और उसके एक्सीलरेशन के इक्वल आता है। हम जितना ज़्यादा उस पर फोर्स लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा और वो बॉडी उतनी ही तेज़ी से आगे की तरफ मूव करती रहेगी, जैसा कि आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया था, ये नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया है वेयर एफ इज फोर्स, पी इज लीनियर मोमेंटम। हमने आपको इसका डेरिवेशन भी बताया कि ये कहाँ से आता है। वैसे एयरफोर्स में इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये एयरफोर्स जो है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और आप आसानी से इस पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। आप बस अपने दम पे मेहनत करिए और आप इसको आपको कांस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की तरफ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम न्यूटन के थर्ड लॉ पर जाने से पहले हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के एप्लीकेशंस कहाँ हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। तो यहाँ पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगता है। उसके मोमेंटम को कम करने के लिए वो अपने हाथ को बॉल के साथ नीचे की तरफ ले जाता है। अगर आप इसके नोट्स बना रहे होंगे तो मैं उसके लिए बोल देता हूँ, अ क्रिकेट प्लेयर्स मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। ये इसका पहला एप्लीकेशन था। और इसके और बहुत कई सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि एक एथलेटिक प्लेयर होता है वो हाई जंप में ये पहले अपने पैरों से नीचे की तरफ पुश करता है, उसके बाद वो जंप लेता है। यहाँ पे भी न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई होता है। आप देखेंगे कि जब वो नीचे की तरफ पुश करता है तो नीचे से उसको मोमेंटम मिलता है और अधिक कि वो ज़्यादा जंप कर पाए। तो इसके ऐसे ये इस तरीके से कुछ एप्लीकेशंस थे। एक और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं। इसके और एप्लीकेशन जैसे कि हम रॉकेट लॉन्च में भी न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देख सकते हैं। रॉकेट लॉन्च के समय देख सकते हैं हम जब बॉल को हिट करते हैं अपने बैट से तब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमें देखने को मिलता है। और जब हम एक शॉपिंग कार्ट को पुश करते हैं, आगे ले जाते हैं, जैसा कि आप मॉल में जब शॉपिंग करने जाते ही होंगे तो मॉल में जब आप शॉपिंग करने जाते हैं उसमें अपने सामान को रखते हैं तो आप उसको आगे की तरफ पुश करते हैं, वहाँ पे भी न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे जनरल लाइफ में ही हम अपनी कंप्लीट फिजिक्स को देखते हैं। जैसे कि हम किसी भी काम को जब करते हैं तो हमें वहाँ पे फिजिक्स देखने को मिलती है। आप हर जगह एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता है कि क्या होता है जब हम किसी अदर बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो इसमें होता है कि जब हम किसी भी अदर बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वह बॉडी भी हमारे ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका अगर हम सीधा सा देखें तो व्हेन टू बॉडीज
When two bodies interact, they apply force on each other. They are equal in magnitude and opposite in direction. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप टेबल पे बुक रखे हैं तो बुक अप्लाइज अ डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू इट्स वेट्स ऑन द टेबल, और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द टेबल आल्सो अप्लाइज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बुक. दिस फोर्स अकर्स बिकॉज द बुक स्लाइटली डिफॉर्स फ्रॉम द टेबल. As a result, the table pushes back on the book like a coiled spring. Newton's third law of motion implies the conservation of momentum. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इम्प्लाइज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं. ये आपको बुलेट पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. आप नीचे पिक्चर में भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में देख सकते हैं कि यह किस तरीके से एक्शन रिएक्शन लगाता है. आप अपने जनरल लाइफ में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ देखते होंगे. जब आप चलते हैं तो भी हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप अपने पैर को नीचे की तरफ पुश करते हैं तो जो अर्थ होता है वो भी हमें ऊपर की तरफ इक्वल फोर्स से पुश करता है, जिससे कि हम अपना अगला कदम आगे बढ़ाते हैं. आप और देखते होंगे जैसे कि आप दीवार में जब बॉल को फेंकते हैं तो वो बॉल हमारे पास वापस आती है. यह भी एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है. आप जब किसी को थप्पड़ मारते हैं तो भी हमें एक्शन रिएक्शन देखने को मिलता है. आपके हाथ में भी चोट लगती है. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वह बॉडी भी आपके तरफ उतना ही फोर्स लगाती है, बस वो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ पे न्यूटन्स के तीनों लॉ ख़त्म होते हैं और इसके बाद न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 इक्वेशंस दिए थे जो हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी परिस्थितियों में. हम उसे अप्लाई कर सकते हैं जो न्यूटन्स ने 3 इक्वेशंस दिए थे. उन 3 इक्वेशंस को पढ़ने से पहले हम मोशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं. मोशन 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल. न्यूटन ने जो इक्वेशन दिए थे वो पहले 1 डायमेंशनल के लिए दिए थे. तो पहले हम 1 डायमेंशन मोशन के बारे में जान. तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जानने से पहले हम 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में जानते हैं. जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इफ ओनली वन आउट ऑफ 3 coordinates specifying the position of the object change with respect to the time, then the motion is called 1 dimension motion. It is also known as rectilinear or linear motion. Because हम इसे क्यों रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन कहते हैं, क्योंकि यह एक सीधी लाइन बनाता है, जिसलिए इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. आप इसे देख सकते हैं जैसे कि एक ट्रेन जब मोशन करती है, एक जो फ्री फॉल, जब कोई बॉडी फ्री फॉल नीचे की तरफ गिरता है तो आप देख सकते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, 1 डायमेंशन मोशन होता है. उसमें सिर्फ हम एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर पाते हैं, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो या एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो. तो इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन मोशन, न्यूटन ने 1 डायमेंशन मोशन के लिए इक्वेशन दी थी, 3 इक्वेशन दी थी उन्होंने, जो कि पहला जो आप नीचे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे v बराबर u प्लस AT, जहाँ पे v जो है वो कंसीडर किया जाता है एज जहाँ पे v कंसीडर किया जाता है फाइनल वेलोसिटी, और u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सीलरेशन और t टाइम को बताता है. तो आप यहाँ से 3 इक्वेशन को देख सकते हैं जो अप्लाई किया जाता है किसी 1 डायमेंशन मोशन में. हमें उसके एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए हम इन मोशंस के हेल्प से, इन इक्वेशंस के हेल्प से इसको स्पेसिफाई कर पाते हैं. जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो u 0 होता है,
जब वो रेस्ट पे आ जाती है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है और जब वो रेस्ट पे आ जाती है तो वो फाइनल v0 हो जाता है उसमें। और जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेग से गति कर रहा होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है, तो उसका एक्सीलरेशन जो है वो 0 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन दे, एग्जांपल के तौर पे जैसे एक क्वेश्चन है कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है और वो पाँच सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वो पा जाती है। तो अब उसका एक्सीलरेशन हम डिफाइन करने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? हम उसका लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, v बराबर u प्लस ए टी। जब हम 5 सेकंड में वो उसका तो हमें दे दिया गया, टाइम हमें मिल गया t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और u इज इक्वल टू 0 क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो u 0 हो गया। अब हमें एक्सेलरेशन इसमें डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे? हम एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगाएंगे। तो हमें v इज इक्वल टू 20 दिया है और u इज इक्वल टू 0 दिया है, a हमें डिफाइन करना है, t इज इक्वल टू 5 दिया है। तो अब हमें यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, तो 20 इज इक्वल टू a इंटू 5। अब ये 5 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 20/5। 20/5 तो ये a इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट हमें मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, हमें यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं और यहीं से हमें घुमा के पूछते हैं। वैसे इसमें हमें बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं पूछा जाएगा, पेपर बहुत इजी आएगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड की तरफ जब चलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें यस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, u आप बताया ही गया इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड t आल्सो फिर से एक टाइम। तो हम इसमें जब हमें डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया हो और हमें फाइनल वेलोसिटी ना पता हो, तो हमें इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के हेल्प से। और जब हमें टाइम ना दिया हो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन दिया हो और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको टेलीग्राम पे इसके क्वेश्चंस के PDF मिल जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब वन डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड कुछ ग्राफ होते हैं, तो हम अब उस ग्राफ को भी ऐसे देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एयरफोर्स के लिए, NDA और CDS में इस तरीके यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अभी ये तो पहली बार है, तो हम ज़्यादा प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं किस तरीके से आएंगे, लेकिन फिर भी जहाँ तक उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बनने वाले हैं। तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक टाइम के पैरेलल वाली लाइन में एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यह रेस्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी, इट रिमेन्स एट अ पॉइंट ए, द बॉडी इज स्टेशनरी, वो बॉडी जो होती है वो रुकी हुई होती है। और जब वह हम देखेंगे, जब वह 0 एक्सीलरेशन से मोशन करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। जैसा कि अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है तब तो यहाँ से वो लाइन जाएगी, ओरिजिन से नहीं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसके पास पहले से ही है, उसके बाद वो स्टार्ट हो रहा है, तब वो लाइन
यहाँ से स्टार्ट हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी लाइन। तो ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप आता है। ये सम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जैसा कि हमने बताया कि ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो यह कुछ इनिशियल वेलोसिटी है इसके पास, और ये यहाँ से एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन लेकिन कुछ एंगल के साथ होता है। तीसरा केस है जब कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन से मूव कर रही हो, तो देन जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो पॉजिटिव कर्व होता है, जो कि इनिशियली एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी ओरिजिन से नहीं, अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो वो ग्राफ यहाँ से ऐसे जाता है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम वाली लाइन, तो वो यहाँ से जाती है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो ऐसे बनता है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। द कर्व विथ पॉजिटिव स्लोप एंड द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकेंड द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। दैट मीन्स विद the passage of time with the body is covering more distance in equal time. The speed of the body is increasing, hence the slope of graph is positive. तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाते रहें। और इसका अब हम चौथा केस देखते हैं। When an object is moving with negative acceleration, जब वो निगेटिव एक्सेलरेशन में होता है, हम इसे रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। जब वो निगेटिव एक्सेलरेशन में होता है तो उसका जो स्लोप है वो निगेटिव आता है, जैसा कि आप नीचे ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि ये आप नीचे ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि जब ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर के किसी डिस्टेंस से स्टार्ट होता है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो भी कुछ रिटार्डेशन के साथ, मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो लगातार कम होती जाती है, कॉन्स्टेंटली कम होती जाती है। दैट मीन्स द पासेज ऑफ टाइम द बॉडी इज कवरिंग लेसर एंड लेसर डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। The speed of body is increasing, hence the slope of graph is negative. Slope of displacement time graph gives average velocity. यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि slope of displacement time graph gives average velocity. यह हमें average velocity देता है। जो displacement time graph का जो slope होता है, जो ढाल होती है उसकी, वो हमें average velocity के बारे में भी बताती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, वो लीनियर मोशन के लिए हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अंडर ग्रेविटी में भी हम देखेंगे। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मोशन करता है, तो वह उस पर कुछ एक्सीलरेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, जो उस पर एक्सीलरेशन लगता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ग्रेविटी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड और फॉलिंग डाउनवर्ड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन बी पुट एच इन प्लेस ऑफ एस। मतलब हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एच जो है, हम हाइट के लिए हम एच यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये ए की जगह पे हम जी यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे इसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो दो टाइप के होते हैं। जब कोई बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है, मतलब नीचे से हम उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो जो एक्सीलरेशन होता है वो हम नीचे की तरफ लगता है। जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशन तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो वो नीचे की तरफ लगता है। इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, बिकॉज जी जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है और बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब वो उसके
फोर्स को कम कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे पहले में देख पाते हैं v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और दूसरे में हम देखेंगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इसको आपको लर्न करने का सबसे आसान तरीका है, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो जी नीचे लगेगा, वहाँ पे निगेटिव, और जब बॉडी नीचे जा रही है तो आप नीचे देखेंगे कि ये यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो आप यहाँ से सिंपली इसको लर्न कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी अपवर्ड मोशन के लिए, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी अपवर्ड मोशन के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच भी अपवर्ड मोशन के लिए, और डाउनवर्ड मोशन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। और जब हम उसे यहाँ पे नीचे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम हाइट एंड अनदर ऑब्जेक्टेड इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से वर्टिकली सीधे नीचे की तरफ छोड़ी जाती है और वो फ्री फॉल कराया जाता है, और वहाँ से हम एक और ऑब्जेक्ट जो है उसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे सेम टाइम में पहुँचता है। ये एक पॉइंट आपको याद करने वाला है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन उसका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों बॉडी का जो ग्राउंड टच करने का टाइम होगा वो एक सेम टाइम होगा, वो साथ में दोनों ग्राउंड को टच करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो तीनों मोशन के यहाँ पे लिखे गए हैं साथ में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने आज क्या क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इंडियन एयरफोर्स में जाने का आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, थ्रू द अग्निपथ स्कीम, थ्रू द अग्निवीर। आप एक अग्निवीर होंगे। यह एक यंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इसको आगे की तरफ अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हम ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे आपका सिलेबस कराते रहेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो पाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।